इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 2, जिसका शीर्षक है बचपन। ये नाम सुनते ही तो बच्चों के साथ साथ बड़ों के चेहरों पर भी मुस्कान आ जाती है ना? ये देखो बच्चों, इनको देखकर आपको अपनी नानी या दादी की याद जरूर आई होगी, है ना? अब इनके बचपन की बातें करें तो आज आपके बचपन की बातों से कुछ अलग तो होंगी ही। आप सोच रहे होंगे कि क्यों होंगी? बचपन तो सबका एक जैसा होता है और मजेदार ही होता है। क्योंकि बच्चों, इनके बचपन के समय और आज के समय में करीब 100 साल का अंतर आ गया है। ऐसे में तो एक सदी गुजर जाती है और ये तो हम जानते ही हैं कि साल दर साल हमारा पहनावा, खान पान, रहने का तरीका बदलता जाता है। तभी तो आपकी नानी या दादी को ये बोलते जरूर सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो ये होता था, या ये हमारे ज़माने में ये नहीं होता, या आजकल तो ये हो रहा है, कुछ इस तरह की बातें। तो ये कौन है? ये इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती हैं, जो हमें अपने बचपन की बातों को सुनाएंगी। ये इनका बचपन, यानी बचपन जो पाठ का नाम है, ये इनका संस्मरण है, यानी इनके बचपन की कुछ अच्छी यादें जिनको पढ़कर हम आनंद लेंगे। ये देखो, इनका जन्म और आपके जन्म के बीच देखो कितने साल का अंतर आ गया। बचपन, ये बात कौन बोल रहा है? कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के बारे में हमें बता रही हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी यानी मेरे बचपन की बातें बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी मेरी उम्र और आपकी दादी या नानी की उम्र मेरे जितनी हो सकती है। बड़ी बुआ भी या बड़ी मौसी भी, आपके परिवार की कोई बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी मेरे जितनी बड़ी हो सकती है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। क्या बुलाते हैं परिवार के लोग? क्या बुलाते थे इनको? जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी उम्र के साथ साथ थोड़ी समझदार भी महसूस, ज़्यादा समझदारी आ गई हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे, ऐसा महसूस हो रहा है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी यानी 100 वर्ष का समय, सदी गुजर गई, यानी 100 साल पहले पैदा हुई थी, शायद इसलिए। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। वो अपना खुद का ही बता रही हैं कि मैं जो ओढ़ती थी, पहनती हूँ, उसमें भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये अपने कपड़ों के रंग बता रही हैं। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, क्योंकि ये ऐसा बोल रही हैं कि उम्र के साथ इनका मन भी बदल रहा है। गहरे नहीं, हल्के रंग। अभी इनका मन गहरे रंग के कपड़े नहीं, हल्के रंग के कपड़े पहनने का मन कर रहा है। मैंने पिछले दशकों में, दशक क्या होता है? यानी 10 वर्ष का समय। तो पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये अपने समय के साथ जो कपड़े या पहनावे में जो बदलाव कर रही हैं, वो हमें बता रही हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली
और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक। अपने साथ भी ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ कुछ ड्रेस हमें याद रह जाती हैं। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल क्या होती है? ये देखो, ये फ्रॉक है, इसके नीचे जो ये लगा हुआ है इनको फ्रिल बोलते हैं। तो लेखिका को अपने बचपन की कुछ फ्रॉकें कैसी थी वो याद आ रही हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। कुछ कलरफुल रिबन यानी फीते बांधने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला, लेमन कलर यानी येलो कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, ये क्या है? फ्रिल। और फर क्या होता है? ये फ्रॉक के साथ ये इस तरह का लगा हुआ। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। मोजे यानी जुराब जो आप रोज सुबह पहनते हो स्कूल जाते समय, और स्टॉकिंग वो जुराब से थोड़ी लंबी होती है, वो भी लेखिका को याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। इसकी सख्त मनाही थी, यानी कठोर रूप से मना था कि ये काम खुद को ही करना है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, इतवार की सुबह इसी में लगाते यानी सुबह सुबह यही काम करते। इतवार क्या होता है? रविवार यानी संडे। तो संडे को सुबह सब लोग, हम बच्चे सब यही काम करते। धो लेने के बाद, क्या धो लेने के बाद? जुराब स्टॉकिंग धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। फिर जूतों की बारी आती, जूतों को पॉलिश करते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती और ज़्यादा चमकने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका बोल रही है कि मुझे बूट पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, नई नई वैरायटी के जूते, शू यानी जूते, किस्म वैरायटी के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, यानी जो पहले जूते मिलते थे उनसे ज़्यादा आरामदायक हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, यानी जब भी नए जूते पहनते तो साथ में छाले हो जाते। छाले क्यों जाते? क्योंकि जूते पहले इतने थोड़े कड़क होते थे और आरामदायक नहीं होते थे, तो छाले हो जाते, तो साथ में छालों का इलाज शुरू हो जाता। कभी लंबी सैर पर निकलते, लंबा घूमने चले जाते, अपने पास रुई जरूर रखते। रुई क्यों रखते? जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। जूता लगने का यहाँ क्या अर्थ है? यानी जूता, नया जूता पहनकर जब वो लंबी वॉक करने जाते तो पीछे से पैर में जूता लगकर छाला हो जाता, तो उसके लिए क्या करते? मोजे के अंदर क्या रखते? रुई को रख लेते, तो थोड़ा आराम मिलता। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कह रही है आप बच्चों को कि आपके बचपन में और मेरे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हम शनिचर को, शनिचर यानी शनिवार, सैटरडे को हमें ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैतून का तेल, या कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल पीना पड़ता। क्यों पीना पड़ता? ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को यानी सुबह को, शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, बदबू आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते हैं, वो इन ऑयल को किस में डालकर लेते? छोटे शीशे के गिलास में डालकर पीते। खुराक यानी सही मात्रा, कितना पीना है उसका एक लाइन उस पर पड़ी रहती। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, मितली यानी उल्टी जैसा फील होने लगता।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो उनको जैतून का तेल और अरंडी का तेल क्यों पिलाया जाता? ताकि बच्चों की उनके बचपन में पिलाते थे। क्यों पिलाते थे? ताकि उनकी सेहत अच्छी हो, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो। अभी लेखिका आज बोल रही है कि हम उस समय ना पीते तो भी हम शायद ठीक ही रहते। शनिवारी दवा क्यों नाम दिया है? क्योंकि वो हर शनिवार को उनको पिलाते थे। दवा में क्या पिलाते थे? जैतून का तेल और या अरंडी का तेल। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यानी कितने सालों का अंतर आ गया है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यानी हमारे बचपन में जो इंटरेस्ट था और आपके बचपन में आज जो इंटरेस्ट है, जो चीज़ों में दिलचस्पियां यानी दिल को अच्छे लगने वाले जो काम आज कर रहे हो, उसमें भी बदलाव आ गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन कैसा होता है देखा आपने? मूवी में देखा होगा। ये देखो, ये ग्रामोफोन। तो ये उस समय लेखिका के बचपन की बात है। ये उस समय उन कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आज तो हमारा ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें टेलीविज़न ना हो या रेडियो नहीं देखा हो। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। लेखिका कह रही है कि हम जो कुल्फ़ी खाते थे वो आजकल आप लोग आइसक्रीम खा रहे हो। कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गया। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत किस में बदल गए? कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। ये कोक पेप्सी हैं, वैसे नाम है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट, ये वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट के नाम हैं। उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती, यानी हमारा काम था शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी थी, उनका काम था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर यानी पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी यानी मन को अच्छी लगती, जो लेखिका आज भी याद करती है। तो इन लेखिका को वहां तक ले जाती है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। स्टॉक यानी लेखिका के पास ही सबसे ज़्यादा भंडार या संग्रह रहता। सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा? अपने भाई बहनों से ज़्यादा लेखिका के पास ही रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल क्या होते हैं? ये भी एक तरह के फ्रूट हैं। ये देखो काफल, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी आए, इतने वो अच्छे थे। एक चेस्टनट, एक और गजब की चीज। ये क्या होता है चेस्टनट? ये देखो, ये है चेस्टनट। आग पर भुने जाते। इनको क्या करते? आग पर भूनते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। तो ये भी लेखिका को बहुत पसंद थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीरा यानी केवल हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। ये तो आपने भी देखा होगा, कभी ट्रेन में या बस से जाते हुए रोड के साइड में बेचते हैं आज भी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, ये गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था।
कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, तेज मसाला उस पर डलवाते या छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, यानी वो खाते रहते और गिरजा मैदान में घूमते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, यानी चलने का अंदाज कुछ अलग ही था। चलने में और खाने में एक तालमेल था। छुटपन यानी बचपन, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। रिज यानी सकरा, ऊंचा भाग। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। किस चीज का? घोड़ों पर सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, यानी थोड़ा कम समझते हैं। उन पर हंसते थे। कमतर यानी उनको थोड़ा कमजोर समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट। ननिहाल के घोड़े यानी नानी के घर के घोड़े हष्ट पुष्ट यानी एकदम स्वस्थ थे और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। लेखिका कह रही है उन घोड़ों की, नानी के घर के घोड़े जो एकदम स्वस्थ थे और खूबसूरत थे, उनकी बात फिर कभी करूंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त यानी सनसेट हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। ये लेखिका के मन में जो उस समय का चित्र बना हुआ था उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी शाम हो गई, रात हो गई तो फिर लाइट ऑन होगी तो बत्तियां टिमटिमाने लगी, रोशनी हो गई। रिंज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के क्या कहने। ये नज़ारा लेखिका को बहुत पसंद था। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल यानी शोर, शोर भरा या भीड़ भरा जगह। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इनकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। किसको बोलते ये? हवाई जहाज को देखकर ऐसा सोचते कि कोई बहुत बड़ा भारी भरकम यानी बहुत बड़ा पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है अपने पंख फैलाकर। ये देखो, और वह गायब। ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि उस समय हवाई जहाज कम थे और लेखिका और उन बच्चों का उस समय देखा हुआ नहीं था। उनकी स्पीड ही इतनी तेज लगती, उनकी गति ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका उस दुकान को क्यों नहीं भूलती? क्योंकि वहां पर उस दुकान पर लेखिका का पहला चश्मा बना था। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा यानी थोड़ा अजीब लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? जैसे ही चश्मा पहने देखते तो पूछते ऐसे कि आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, यानी इस छोटी सी उम्र में चश्मा लग गया, ऐनक। दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। डॉक्टर साहब का कहा दोहराना यानी डॉक्टर ने जो बात बोली थी वो वापस उनको बता देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ये बात किसने बोली थी? डॉक्टर साहब ने। तो लेखिका वही बात
जो उनको कोई सवाल पूछता, आंखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में, ऐनक उन्हीं को वापस बता देती। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, पूरा आश्वासन यानी पूरा भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर साहिबा ने उस टाइम बोला था कि कुछ देर पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगी, ऐनक उतर जाएगी, लेकिन वो तो आज तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ, यानी मैं खुद मैं इसकी उत्तरदायी हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही ये लगा। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा, यानी फिर आंखें कमजोर होंगी तो चश्मा ही लगेगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, इस तरह से मुझे छेड़ा। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। चश्मा क्यों लगाया? ताकि मुझे सूझना है, दिखाई दूर तक का दिखाई दे। ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ये बोलकर लेखिका को चिढ़ाया। मैं खिजी यानी थोड़ी नाराज हुई, झुंझलाहट सी हुई। तो नाराज हुई कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, कि बार बार मेरे लिए क्यों बोला जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा, लेकिन बाद में ये जो 4 लाइनें सुनाई, इनका शेर जो बनाया वो बुरा न लगा, वो अच्छा लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना यानी शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, चश्मा को उतारा, फिर पहनी, फिर पहन कर देखा, फिर उतारी, देखती रही, फिर खुद ही सूरत बनी लंगूर की, ये जो लाइन बोली थी वो उनको याद आ रही थी, सूरत बनी लंगूर की। फिर नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। ये बचपन की बात बता रही है लेखिका कि उस समय ऐसा उनको लगा था, अब तो उनको इस चश्मा के साथ अपने चेहरे पर आदत सी हो गई है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, क्योंकि अभी चश्मा अजीब नहीं लगता, अब तो उसके साथ चेहरा घुल मिल गया। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी सहज यानी अभी आरामदायक, दुपट्टे से ज़्यादा कौन आरामदायक हुआ? हिमाचली टोपियाँ, जो पहनने में बहुत ही आरामदायक हैं। तो ये इस तरह, ये संस्मरण किसका है? कृष्णा सोबती जी का। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को इसके अगले भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।